हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक के बारे में। उससे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको पता है हिंदी भाषा में केवल 2 लिंग होते हैं, तो अंग्रेजी और संस्कृत आदि भाषाओं में लिंग कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं लिंग यानी कि जेंडर के बारे में। सेठ सेठानी अपने पुत्र पुत्री के साथ नगर भ्रमण को निकले। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व बुढ़िया रो रहे थे। तो बच्चों इन वाक्यों में आपने देखा जैसे सेठ सेठानी, पुत्र पुत्री, बूढ़ा बुढ़िया, तो ये क्या पुरुष जाति और स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि सेठ, पुत्र और बूढ़ा ये पुरुष जाति के शब्द है, सेठानी, पुत्री और बुढ़िया ये स्त्री जाति के शब्द हैं। तो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। तो क्या परिभाषा हुई लिंग की? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि पुरुष, बालक, बैल। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का पता कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि स्त्री, बालिका, गाय, शिक्षिका। लिंग की पहचान, तो बच्चों हमारी भाषा के सभी शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों का लिंग हमेशा एक जैसा ही रहता है, जैसे नित्य पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, जैसे कछुआ, मच्छर, बगुला, बिच्छू। और नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, गिलहरी, मकड़ी, कोयल। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे कि कुछ अंगों के नाम जैसे मूछ, जांघ, दाढ़ी, पलक। संस्कृत के इकारांत शब्द जो ई से खत्म होते हैं, जैसे रुचि, अग्नि, जाति। कुछ खाने की चीजों के नाम जैसे पूड़ी, दाल, रोटी, सब्जी। कुछ नदियों के नाम जैसे झेलम, नर्मदा, गोमती, यमुना, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि देश के नाम, फलों के नाम, धातु या पदार्थों के नाम, सागर के नाम और वृक्षों के नाम। लिंग परिवर्तन, तो बच्चों पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बना सकते हैं। जैसे अध्यक्ष का अध्यक्षा, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जो अ से खत्म होते हैं उनमें आ प्रत्यय जोड़ते हैं। सुत से सुता, आचार्य से आचार्य, छात्र से छात्रा। आनी प्रत्यय, हिरण से हिरणी, नौकर से नौकरानी। आइन प्रत्यय जोड़ते हैं कुछ शब्दों में, जैसे पंडित से पंडिताइन, चौबे से चौबिन, चौधरी से चौधराइन। ई प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे कि लड़का से लड़की, थाल से थाली, बेटा से बेटी। या प्रत्यय जैसे चूहा से चूहिया, लोटा से लोटिया। अब हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, जैसे कि अलमारी में कपड़ा रखा है और अलमारियों में कपड़े रखे हैं। तो ये जो 2 वाक्य हैं इनमें अलमारी, कपड़ा, लेखक, कविता ये एक होने के बारे में बता रहे हैं, और जबकि अलमारियों, कपड़े, लेखकों, कविताएं ये एक से ज्यादा चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो शब्द का वो रूप जिससे उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन 2 तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक चीज के बारे में पता चले वो एक वचन, जिसे माचिस, दवाई, कान खजूरा। बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी भी चीज के एक से ज्यादा होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। वचन परिवर्तन, अब एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। तो उसके लिए कुछ नियमों के आधार पर एक वचन से बहुवचन में बदलाव संभव है। जैसे कि सबसे पहले शब्दों के आखिरी में अ या आ के जगह पर ए लगाकर, जैसे ताला से ताले, गमला से गमले। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ की जगह पर ए लगाकर, जैसे गाय से गायें, बहन से बहनें। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए लगाते हैं, जैसे कथा से कथाएं, कविता से कविताएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में बड़ी को इया बदलते हैं, जैसे अंगूठी से अंगूठियां, कहानी से कहानियां। सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, जिन चीजों को हम गिन नहीं पाते हैं उनके लिए हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होता है, जैसे दूध, दही, पानी, सत्य, आकाश। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि प्राण, आंसू, समाचार, लोग। अब हम पढ़ेंगे कारक के बारे में। तो बच्चों, कारक वो कड़ी है व्याकरण की जिससे हम वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रियाओं का संबंध पता करते हैं। जैसे कि आज जीत का जन्मदिन है, वह स्कूल में अपने दोस्तों के लिए चॉकलेट और टॉफियां लाया, उसने सभी दोस्तों में चॉकलेट और टॉफियां बांटी। तो इस तरह से इन वाक्यों में का, में, के लिए, में, ने, के, ये क्या कुछ विशेष चिन्ह लगे हुए हैं, और ये जो चिन्ह है ये संज्ञा शब्दों की क्रिया करने की भूमिका को दिखाते हैं। तो व्याकरण में हम इन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं, या ये सभी चिन्ह कारक के हैं। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों और क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उन्हें कारक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, और वाक्य की क्रिया का जो संज्ञा या सर्वनाम कर्ता होता है उसे कर्ता कारक। जैसे रोहित ने पत्र लिखा, तो ने इसका निशान होता है ने। तो पत्र लिखने का काम रोहित कर रहा है या पतंग उड़ाने का काम अरुण कर रहा है, तो इसलिए रोहित और अरुण कर्ता है, और कर्ता को बताने वाला परसर्ग ने है। इसी तरह कर्म कारक होता है। वाक्य की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक। जैसे कि बाबा ने घोड़े को सहलाया, तो किसको सहलाया? घोड़े को। तो ये को का इसका कारक चिन्ह को होता है। इसके बाद करण कारक, क्रिया के करने के साधन को, यानी जिस माध्यम से काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं? गेंद से, तो ये करण कारक हो गया। अनुज वायुयान से मुंबई आया, कैसे आया? वायुयान से, तो इसका कारक चिन्ह है से या द्वारा। अगला है संप्रदान कारक। तो वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मामा जी माँ के लिए साड़ी लाए, दादी मोहन के लिए गुब्बारा लाई, तो किसको या किसके लिए पूछने पर जो जवाब मिलता है वो संप्रदान कारक होता है। इसके बाद अपादान कारक। तो वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है। जैसे पहाड़ से झरने गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो इन वाक्यों में जब चीजों के अलग होने का भाव होता है तो से के लिए अपादान कारक होता है। जैसे पहाड़ से झरना अलग हुआ, तो ये अपादान कारक हो गया। इसके बाद अधिकरण कारक होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम पद क्रिया के होने का आधार, स्थान या समय का पता कराए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अलमारी में कपड़े रखे हैं, मेज पर किताबें रखी हैं, तो यहाँ पर अलमारी में या मेज पर ये सभी अधिकरण कारक है। इसके बाद संबंध कारक। तो एक संज्ञा या सर्वनाम पद का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम पद के साथ संबंध बताने वाला संबंध कारक होता है। इसके परसर्ग है का, के, की, रा, रे, री। जैसे कि वीर अमन का छोटा भाई है, यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, तो ये संबंध कारक हो गए। इसके बाद संबोधन कारक है। संबोधन का भी सीधा संबंध जो होता है वो वाक्य की क्रिया के साथ नहीं होता है। जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या सावधान करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। इसका कोई परसर्ग नहीं होता, इसमें पहले हे, ओ, अरे इस तरह के शब्दों को प्रयोग किया जाता है संबोधित करने के लिए। जैसे कि हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, अरे बेटा उधर मत जाओ, तो ये संबोधन कारक होंगे। थैंक यू।